3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रेल लाइनों के नीचे बनाए गए अंडरपास शहरवासियों और क्षेत्रवासियों के लिए बने परेशानी का सबब। अमूमन हर अंडरपास के नीचे भरा रहता है कई फुट पानी। लोग आवागमन के लिए होते हैं परेशान। रेल अधिकारी नहीं करते सुनवाई। रेलवे द्वारा अजमेर शहर में रेल लाइनों के नीचे बनाए गए अंडरपास शहरवासियों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अभी तो मानसून की बारिश शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अंडरपास में पानी लबालब भरा हुआ है। मदार क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के नज़दीक बनाए गए अंडरपास में भरे पानी से आवागमन नहीं हो पा रहा। लोगों को मजबूरीवश गंदे और कीचड़ से भरे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। कई लोग तो इसमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। रेल अधिकारियों का यहाँ से आवागमन होता है, लेकिन सरकारी वाहन में जाने की वजह से उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार रेल प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन उनके कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी। लोगों ने बताया कि अभी तो थोड़ा बहुत आवागमन हो पा रहा है, जैसे ही बारिश पड़ेगी वैसे ही ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस अंडरपास में कई फुट पानी भर जाएगा। इसी के साथ दोनों ओर का संपर्क भी कट जाएगा। ऐसे में कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है जिससे व्यक्ति अजमेर शहर की ओर आ जा सके। एकमात्र रास्ता है जो काफ़ी लंबा चक्कर लगाकर ओवर ब्रिज के ऊपर से होकर जाता है। ऐसे में मदार क्षेत्र के लोग इस अंडरपास की वजह से भारी परेशानी उठा रहे हैं। रेलवे को इस ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अंडरपास की है, ये अंडरपास साल भर पहले से चालू कर दिया है इन्होंने, जबकि इसके अंदर तकनीकी खराबियां बहुत कुछ है। उसके साथ ही आज कंडीशन ये है कि बारिश अभी तक तो आई नहीं है। पिछली बारिश में भी यहाँ के क्षेत्रवासी सब परेशान हुए और अब बारिश फिर सर के ऊपर है। उसके बावजूद रेलवे प्रशासन इस पानी को नहीं निकाल पा रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका कोई पता नहीं लगा रहा है और न इसकी कोई रिपेयरिंग करवा रहा है। आपने कहाँ शिकायत करी इसके बारे में? इस मामले में क्षेत्रवासी यहाँ के वार्ड पार्षद भी 2-4 बार DRM तक अपनी कंप्लेन लेके गए, उनको अपना दुख सुनाया, लेकिन कोई भी इस बात पे ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पार्षद ने इसकी एक बार झाड़ू लगा के सफाई भी करवाई, लेकिन आज ही जो मिट्टी भरी पड़ी है, ये कल बारिश के अंदर फिर कीचड़ बनेगी और फिर लोग इसमें गिरेंगे। रेलवे प्रशासन इस मिट्टी को भी साफ नहीं करा सक रहा, तो इसको रिपेयर कब कराएगा? आज अगर ये हाल रहा तो इसके ऊपर 1000 ट्रकों का माल लेके मालगाड़ी भागने वाली है। उसमें लोड कितना होगा? वो लोड से ये पुलिया कभी भी बैठ सकती है और क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप क्या चाहते हो? मतलब हम ये चाहते हैं कि इस पर पुलिया का ऐसा सुचारू रूप से व्यवस्था करी जाए जिसके अंदर ये पानी की समस्या हल हो जाए, ताकि माँ बहनें और सब इसमें से जा सके। आज इस एरिए के अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके कब्रिस्तान है। यहाँ से सब बॉडी लेके जाने के अंदर इस पानी में से निकलना पड़ता है। ये पिछली बार भी यही था और ये हाल अभी भी है। हम चाहते हैं कि कम से कम 100 यात्रा तो ऐसे जावे जिससे कि आदमी संतुष्ट रहे, शांति से उसका संस्कार करे। लेकिन यहाँ तो कीचड़ के दाग लगते हैं और वो वजू करे बगैर उनको दफनाना पड़ता है। ये आर्य भाषा जो से पुलिया बनी है, बनी तो सुविधा के लिए है,
लेकिन यहाँ क्या है, बरसात के दिनों में 1 महीने बाद तक और बाद में भी 2 महीने तक इसमें पानी भरा रहता है। पानी भरने से इधर से उधर निकलने में बड़ी परेशानी होती है। ये रोड पुलिया रेलवे का कार्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि आगे वर्कशॉप है। यहाँ से रेलवे का स्टाफ भी जाता है, अधिकारी भी जाते हैं, कर्मचारी सब जाते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं बिल्कुल इस बात को। उनको कोई चिंता नहीं, वो कार में बैठ के निकलते, गाड़ी में, सरकारी गाड़ी है, अगर अपनी गाड़ी में निकले तो उनको पता पड़े, सरकारी गाड़ी में निकलते हैं वो, तो उनको वो चिंता तो है नहीं किसी बात की, कौन भीग रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो किसको क्या परेशानी है, किसकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, किसी में कांटे चुभ रहे, किसी में कुछ कील भाटे चुभ रहे, पानी में बाहर से कील पंचर होती है, गाड़ी टायर खराब होते हैं। इस बात को देखने वाला कोई नहीं है। वे तो सिर्फ एक टेंडर निकाल के ये ताजिया खड़ा करे, दूर हट के एकदम, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे अपने घर में करके देखे तो उनको पता पड़ा अधिकारियों को कि कैसे कार्य होता है। इसलिए हमको इसमें पानी से और इसको पुलिया कवर करके इस आने जाने के रास्ते से छुटके, मतलब जो परेशानी है उससे निजात दिलाई। और यही परेशानी है, पानी की समस्या मेरे इधर से परेशानी दूर हो जाए। मैं तो पैदल निकल वालों को तो परेशानी है ना, चलो ऊपर से निकलने नहीं देते हैं, नीचे जावे तो गोडे गोडे ना पानी भरा। बोलो लेडीज़ है भाई, कोई सब्जी वाला है, हम माल लेके जाते हैं, सब्जी बेचने जाते हैं तो भी दिक्कत ही है, और दूध देने जाते हैं तो आए दिन की परेशानी होती है। तो आप प्रशासन यही निवेदन है भाई हमारी समस्या दूर करते हुआ। बारिश में भी यही समस्या बारिश में तो क्या ज़्यादा है, बारिश तो भी यही नहीं, बारिश पहले ही हाल हो रहा ना, तो बारिश आएगी जब तो पूरा भरेगा ही। चलो बारिश में तो मान ली बिजली 2-3 दिन का रहे, तो अभी भी यही हाल हो रहा है। अचानक सेवा समाप्त कर निकाले गए 10 यूटीबी नर्सेज का मेडिकल कॉलेज में 57 दिन से धरना जारी। राजस्थान सरकार ने 10 साल सेवाएं लेकर अचानक नौकरी से निकाला, 7 माह का वेतन भी है बकाया। जानलेवा महामारी कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले यूटीबी नर्सेज को सरकार ने 10 साल सेवाएं लेने के बाद अचानक नौकरी से निकालने के आदेश दे दिए। अपनी जवानी के 10 साल सरकारी सेवा में समर्पित करने के बाद संविदा नर्सेज को अचानक नौकरी से हटाने के आदेश ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अब इस उम्र में उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा। ऐसे में उनके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई है। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन स्थायी करना तो दूर, कार्यरत कर्मचारियों को भी 10 साल की सेवा लेने के बाद अचानक सेवा मुक्त किया जा रहा है। पिछले 57 दिन से जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्रांगण में धरना दे रहे यूटीबी नर्सेज ने आज मेडिकल कॉलेज आए सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी को ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ भैया, किस लिए आज ज्ञापन दिया है, क्या मांगे, कितने दिन हो गए? आज हम सांसद महोदय, विधायक महोदय अनीता बघेल जी और वासुदेव देवनानी जी को ज्ञापन दिया है। आज हमारे को यहाँ धरना स्थल पर 57 दिन हो गए, शांतिपूर्वक तरीके से धरना स्थल पर 57 दिन बैठे हुए हो गए। ना प्रशासन सुन रहा है, ना कोई गवर्नमेंट सरकार सुन रही है। हम 10 यूटीबी कर्मचारियों को 7 माह का वेतन भी बकाया है, वो भी देने के लिए मजबूर नहीं है। और हमारे को 10-11 साल हो गए कि यहाँ पे कार्य करते हुए। एक तरफ गवर्नमेंट सरकार नई यूटीबी भर्ती की जा रही है, दूसरी तरफ यूटीबी पर अनुभव पर कार्यरत है उनको निकाला जा रहा है। हम यही मांग करते हैं गवर्नमेंट सरकार से। हम 10-12 साल से कार्य करते हुए हम यूटीबी कर्मचारी आज हमारा रूम किराया, आर्थिक शोषण और मानसिक से इतने परेशान हो चुके हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ। एक गवर्नमेंट का, कांग्रेस सरकार का कार्य होता है रोज़गार देने का, ना कि रोज़गार छीनने का। हम गवर्नमेंट सरकार से यही आशा करते हैं हमारा जो आदेश निकाला 10 यूटीबी कर्मचारी का, आदेश को कैंसिल किया जाए और हम यथावत रखा जाए और हम सेवा काल में अभिवृद्धि करते हुए हमारा बकाया वेतन है वो दिया जाए। मैं नरेंद्र सिंह, कहाँ बैठे हो धरने पे? जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में, प्रिंसिपल महोदय के चैम्बर के जस्ट बाहर। कितने दिन हो गए? आज 57 दिन हो चुके हैं। नरेंद्र सिंह। 6 फीट के कोबरा सांप के साथ कैट और रैट स्नैक को भी किया रेस्क्यू। सांपों के बारे में जानकारी देकर सरप्रक्षक ने सांपों को बचाने का दिया संदेश। फ्रेजर रोड स्थित रेलवे कॉलोनी में रहने वाले सिकलिया परिवार और पड़ोसियों ने रेलवे क्वार्टर में सुबह 10 बजे एक कोबरा सांप को घुसते हुए देखा तो वे दहशत में आ गए। रेलवे क्वार्टर में रहने वाले सिकरिया ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया।
सरप्रक्षक यादव तुरंत सिकरिया के क्वार्टर पर पहुंचे और घर में रखी खाट के पीछे से एक 6 फीट के विषैले स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमारा नाम है सकरिया। हमारे रेलवे कोलानी में जो हमारा मकान है, रेलवे मकान है, उसमें एक सांप घुस गया था अभी सुबह सुबह की टाइम पे। तो हमारी मिसेज ने देख लिया, बाहर निकल रहा था दरवाज़ा से बाहर, आधा निकल गया था और आधा अंदर ही था। उसके बाद में देख के फिर वापस अंदर घुस गया। हमारी मिसेज ने देखा तो फिर हमारे पास नंबर था विजय भाई का, तो उनको हमने फ़ोन किया तो विजय भाई एक 15 मिनट में हमारे यहाँ मकान पे पहुँच गया रेलवे कॉलोनी में, और आके फिर ताला खोलने के बाद में जैसे विजय भाई आया, ऐसे मतलब वहाँ पे गया जहाँ सांप पड़ा था। इसको आके उन्होंने पकड़ के और फिर सबको बताया हमको और पकड़ लिया। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत खुशी की बात है साहब। इसी प्रकार बुधवार रात फायसागर रोड स्थित रावत नगर में रहने वाले राजेंद्र मेघवाल के घर के कमरे में एक सांप घुस आया, जिसे देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। राजेंद्र के देखते देखते ही सांप घर में रखी ईंटों में घुस गया। सरप्रक्षक यादव ने अपने साथी प्रीतम सहित पहुंच राजेंद्र के घर में रखी ईंटों के बीच से एक रेट स्नैक यानी घोड़ा पचाड़ विषहीन सांप को रेस्क्यू किया। मेरे पड़ोसी राजेंद्र जी मेघवाल, इनके घर में सांप घुस गया था। दुख के बाद में श्री यादव साहब को फ़ोन करा और उसके बाद में यादव साहब ने आके फिर सांप को कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से निकाला और सुरक्षित निकाला बिल्कुल। और वो सांप को निकाल के बताए ये सभी सांप जहरीले नहीं होते और तो सांप को बचाना चाहिए, सांप को नहीं मारना चाहिए। पूरी कॉलोनी वाले शपथ लेते हैं आज के बाद में सांप नहीं मारेंगे और कुछ भी होगा तो उनको फ़ोन करके बताएंगे। ओके, थैंक यू। इसी प्रकार बुधवार रात बड़गांव निवासी राजेश राठी के घर के आंगन में एक सांप पेड़ों में घुस आया, जिससे इनके घर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सरप्रक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे और पेड़ पर बैठे एक दुर्लभ कैट स्नैक हल्के विषैले सांप को रेस्क्यू किया। सरप्रक्षक ने सभी सांपों को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। मैं राजेश राठी, हमारे पेड़ पौधों के अंदर एक सांप था, तो विजय यादव जी को फ़ोन किया और इनको बुलाया मैंने, और आके इन्होंने पकड़ा और मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो रखे थे, सबको दिखाया और इन्होंने हमको बताया कि सब सांप जहरीले नहीं होते हैं, कोई हल्का जहरीला होता है और कोई भी सांप दिखे तो इसको मारना नहीं चाहिए अपने को। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, जो विजय यादव जी ने हमारे को शिक्षा दी है उस शिक्षा को मानना चाहिए। हर एक सांप को मारना नहीं चाहिए, चाहे जहरीला हो कोई सा भी। आप चली बाजार बिजली बिलों के मुद्दे पर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। बाजारों में दुकानदारों से पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कराकर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री को। कोरोना काल के बिजली बिल माफी, बिजली की दरें कम करने व प्रदेश में प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर गुरुवार से आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा आप चली बाजार अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत अजमेर के हर बाजार की हर दुकान से एक पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और जब सभी बाजार कवर हो जाएंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपे जाएंगे। अभियान का शुभारंभ आम आदमी पार्टी महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक द्वारा गुरुवार दोपहर 2 बजे मदारगेट बाजार से किया गया। अजमेर में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप सामने लाने के लिए अजमेर के कर्मठ कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से अभियान प्रमुख बनाकर उनकी लीडरशिप में रोजाना ये अभियान चलाया जाएगा। मदारगेट से अभियान 2 टीमें बनाकर शुरू किया गया। आज की दोनों टीम के अभियान प्रमुख हेमंत कुमार व लता कोरवाल, जिलाध्यक्ष मीना त्यागी, महिला शक्ति जिला उपाध्यक्ष विमला शर्मा, अजमेर दक्षिण उपाध्यक्ष हेमंत कुमार, यूथ विंग जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह, मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह, विनय चेनानी, राजेश कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया।
मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोविड काल में जिस तरीके से हमने कलेक्ट्रेट मार्च किया था, उसी के लिए अब आप चली बाजार, आम आदमी पार्टी बाजार में आकर के, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का फ़र्क पड़ा है, तो इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आप चाहते हैं कि बिजली के बिल माफ़ कराए जाएं, बिजली की दरें कम की जाएं और 200 यूनिट बिजली मुफ्त हर माह दी जाए, तो अगर आप चाहते हैं तो साइन कीजिए। तो ये पोस्ट कार्ड अभियान है और पोस्ट कार्ड में हम साइन करवाएंगे लोगों के। उसके बाद में जब पूरे अजमेर को किसी तरीके से हम कवर कर लेंगे, उसके बाद जाकर के स्वयं मुख्यमंत्री महोदय को ये देकर आएंगे। बिना हेलमेट स्कूटर पर जा रहे युवक को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मारा धक्का। स्कूटर सवार टेम्पो से टकराकर गिरा सड़क पर। सिर, आंख, हाथ पैर में आई चोटें, पुलिस पर धमकी देने का लगाया आरोप। भगवानगंज यूआईटी कॉलोनी निवासी विक्रम, जो पेशे से ड्राइवर है, आज अपने स्कूटर में पेट्रोल भराकर केसरगंज की ओर जा रहा था। उसकी गलती थी कि उसने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। उसने बिना हेलमेट पुलिस के सामने से निकलने का दुस्साहस किया। जीसे चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने का इशारा किया। जब तक विक्रम स्कूटर रोकता, तब तक पुलिसकर्मी ने उसे धक्का दे मारा, जिससे विक्रम असंतुलित होकर टेम्पो से टकराकर सड़क पर जा गिरा। इस घटना में उसके सिर, हाथ पैर में चोट आई है। उसने बताया कि घटना में उसकी जान भी जा सकती थी। तत्काल उसने अपने भाई वीरू को फ़ोन किया, जो उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां विक्रम का उपचार कराया गया। विक्रम का आरोप है कि पुलिस चालान वसूलने के चक्कर में नियम कायदों को ताक में रखकर गुंडों जैसा बर्ताव कर रही है, जिसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैं रेलवे से पेट्रोल भराकर पेट्रोल पंप से आ रहा था लाल फाटक की ओर। लाल फाटक से केसरगंज जा रहा था मैं, वहाँ से आते तो एक ट्रैफिक वाला मेरे पास भाग के आया, मेरे को पकड़ने की कोशिश की, तो मैं रुकना भी चाह रहा था, तो वो उसने हड़बड़ाहट में मुझे कभी इधर भागा कभी इधर, एकदम मेरे को, मैं सोचा मैं रुक रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे धक्का दिया, तो मैं टेम्पो से भिड़ता हुआ सीधा ज़मीन पर जाके गिरा। फिर उसके बाद मुझे पकड़ के बोल रहा है कि देख ले, भागने का नतीजा यही होता है, बोले अभी मर जाएगा तू। मेरे को ऐसा धमकी, फिर 4-5 पुलिस वाले बुला के मेरे को धमकी दे रहा है कि बोले ज़्यादा बकवास कर रहा है क्या। बोले मेरे हाथ पे, पूरे पे, हाथ से लेके शोल्डर तक मेरे पैर में लगी है और मेरे सर पे लगी है। कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास TVS जुपिटर थी और मेरी गाड़ी पूरी टूट चुकी है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले कलेक्टर टावर के, 4 ट्रैफिक पुलिस वाले थे। तो अब क्या शिकायत होगी आप? जी हाँ, मैं शिकायत दूंगा उसकी। किस तरह से गुंडागर्दी है? ये गुंडागर्दी है सर। मैं रुकना भी चाह रहा हूँ, तो उसके बाद भी मुझे धक्का दिया इसने। धक्का देने के बाद ही गिरा हूँ, नहीं तो मैं गिरता थोड़ी। ठीक है, मैंने हेलमेट नहीं लगा रहा, तो मैं रुक रहा हूँ, उसके बाद भी वो मेरे को कभी इधर दे रहा, कभी इधर दे रहा। फिर उसके बाद वो होगा भाग नहीं जाऊँ मैं, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। ठीक है, कहाँ लगी आपको? मेरे सर पे लगी है, सर पे मेरे ज़्यादा लगी है, मेरे शोल्डर पे लगी है और ये हाथ पूरा डैमेज हो चुका है और पैर में लगी है। बिल्कुल गुंडागर्दी है सर। सर, इनका भैया का फ़ोन आया था केसरगंज कि भाई ट्रैफिक वाले ने धक्का मार के पटक दिया, तो हमने जाके देखा सर पे लगी हुई, खून आ रहा है। फिर यहाँ जेएलएन लेके आए। नहीं, हम ही लेके आए। कौन सी जगह की घटना है? ये अपना GCA चौराहा, GCA के गेट के सामने की बात है। तो वहाँ पे आपको किस तरह से फ़ोन आया? इन्होंने फ़ोन किया विक्रम भाई ने, क्या कि भाई मेरे को यहाँ ट्रैफिक वालों ने धक्का मार के पटक दिया और खून वून मेरा ज़्यादा आ गया, सर में लग रही है। अजमेर रेल मंडल में सीनियर DCM के पद पर जयपुर से आए विवेक रावत ने संभाला पदभार।
पूर्व में रावत अजमेर मंडल में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक और मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर भी कर चुके हैं कार्य। अजमेर रेल मंडल में सीनियर डीसीएम के पद पर बुधवार को जयपुर से ट्रांसफर होकर आए विवेक रावत ने पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान सीनियर डीसीएम महेश जेवलिया का जयपुर ट्रांसफर हो गया है और जयपुर से विवेक रावत का अजमेर तबादला किया गया। रावत भारतीय रेल यातायात सेवा के 2005 बैच के अधिकारी हैं। रावत ने भारतीय रेलवे में सेवा की शुरुआत वर्ष 2008 में वाणिज्य विभाग में सहायक वाणिज्य प्रबंधक बिलासपुर से की। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक जयपुर मंडल में सहायक प्रबंधक व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में उप महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधक के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्य किया। रावत उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय से उप महाप्रबंधक लॉ के पद से स्थानांतरित हुए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये अजमेर में लिए नया नहीं है। पूर्व में भी मैं मंडल वाणिज्य प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक की पोस्ट पे भी रह चुका हूँ और पूरे एरिए को देखा है और यहाँ पे जो बदलाव हुए हैं और यहाँ की ज़रूरतें हैं, जो उसी अनुसार जो काम हुए हैं उन सबको देखा है और यही सोच के हैं कि जो बेटर अजमेर के लिए और क्या क्या फैसिलिटीज़, कैसे एमिनिटीज़ में हो सकती हैं और नए क्या इससे कदम उठाए जा सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। उस विषय में ज़रूर आगे बढ़ के पूरी टीम अजमेर मंडल की इसमें आगे बढ़ेगी और मैं अपना जितना योगदान होगा उसमें दूँगा। कहाँ से आए पहले काम किया आपकी पोस्ट? मैं यहाँ से यहीं पे वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक था पहले। 2018 में मेरी पोस्टिंग उप महाप्रबंधक विधि के रूप में मुख्यालय में हुई थी और करीबन 2.5 साल की पोस्टिंग के बाद मैं यहाँ पे वापस पुनः वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की पोस्ट पे आया हूँ। सर, किस तरह की प्राथमिकताएं नहीं हैं? कम से कम कंप्लेंट्स हों, ना हो, 0 कंप्लेंट्स रहें और जितनी एक्सपेक्टेशंस रेलवे से है लोगों की वो पूर्ण रूप से उनको प्रोवाइड कराया जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। 15 महीने से कोरोना काल में शादी समारोह बंद रहने से बैंड वादक हुए रोजी रोटी को मोहताज। सरकार और जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की लगाई गुहार, गाइडलाइन के मुताबिक समारोह शुरू करने की मांग। पिछले 15 महीने से कोरोना महामारी की वजह से शादियों पर सरकार के आदेश ने ग्रहण लगा रखा है। शादी समारोह के व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन और बंदिशों से अब सड़कों पर आ गए हैं। शादियों में प्रमुख रूप से रौनक बढ़ाने वाले बैंड वादकों पर तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। पिछले 15 महीने से कोई व्यवसाय धंधा रोजगार नहीं होने के साथ ही अब जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब तो कर्जा भी सर चढ़ गया है। अजमेर के लगभग 46 ब्रास बैंड संचालकों से लगभग 500 बैंड वादक व उनके परिवारों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन आर्थिक तंगी और सरकार से कोई सहायता नहीं मिलने की वजह से सब मोहताज हो चुके हैं। गुरुवार को समाजसेवी पार्षद कुंदन वैष्णव के साथ अजमेर ब्रास बैंड यूनियन के अध्यक्ष निर्मल कुमार नैन, उपाध्यक्ष यादराम दरबार, मनोहर आदि पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन व सरकार से आर्थिक मदद के साथ गाइडलाइन के मुताबिक जल्द से जल्द शादी समारोह शुरू कराने की अनुमति देने की मांग की है, ताकि शादी समारोह से जुड़े बैंड वादक, घोड़ी, कैटरिंग, लाइट आदि के व्यवसायियों और कारीगरों को जीवन जीने की राह मिल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हमारे देवकती आ रही है गत मार्च 2020 से अब जून 15 महीने हो गए। 15 महीने से शादी विवाह सब बंद होने से हमारे 15 महीने में 15-20 दिन भी हमारा बैंड नहीं बजा। उससे हमारे सब बैंड मालिक जो है 46 बैंड मालिक है और प्लस 400 लेबर कर्मचारी है। इन 400 लेबर कर्मचारियों को बेचारे बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि बैंड मालिकों को भी आ रही है। अब बैंड जो हमारे कलाकार है जो दूसरों की शादियों में अपने जान फूकते हैं और 4 चांद लगाते हैं शादी विवाह में, वो आज कलाकार बेरोजगार हो रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा उनको, इतनी तकलीफ आ रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमें कोई आर्थिक सहायता, हमें सब्सिडी लोन वगैरह दे जो हम कमा के सरकार वापस चुका सकें और हमारी जो परेशानी है उसको सरकार से हमें सुने। और जो लेबर है उनके बेचारे बहुत परेशानी आ रही है, उनके लिए कुछ रियायत करी जाए। दूसरी बात, हमारा धंधा तो बंद हो गया कि हमारे जो दुकानें चलाने के लिए हमने लोन लिए, लोन की किस्तें भारी पड़ रही है। हमने 2 पैसा बजाज ले रखा, वो भारी पड़ रहा है। हम पता नहीं दुकान का किराया, बिजली का बिल, सब बहुत परेशानी हो रही है। तो हम सरकार से विनती करें हमें जो शादी विवाह खोले और हमें सरकार सुविधा देवे। 15 महीने से गत लॉकडाउन से सरकार ने हमें एक नए पैसे की किसी बात की भी कोई सुविधा नहीं दी। इतने बड़े कलाकार राजस्थान में इससे जो धुरंधर कलाकार है, 100 संगीत के जो शादी ब्याहों में सबको नचाते हैं। अब वो गाना आराम को याद हमें कि देख के दुनिया की दिल में चुपचाप जला। तो मतलब दुनिया की खुशी में बजाने वाले कलाकार जो खूब बैंड बजाते हैं अब वो खुद हो रहे हैं कि हमारा क्या करें। मतलब ये बहुत परेशानी हो रही है। जिस तरह से निर्मल जी नैन, यादराम जी भाई साहब और मनोहर जी भाई साहब, अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब आज इस विषय पे मीडिया के माध्यम से इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये त्रस्त हो गए। विगत 1.5 साल से जो कोविड महामारी आई है, मैं कहता हूँ कि इनके साथ में जितना राज्य सरकार और प्रशासन ने इनके साथ में मेरे हिसाब से मजाकिया अंदाज से पेश आए। कभी तो आप भी देख रहे हैं कि 50 आदमी ही शादी में आएंगे, फिर कहते 200 आएंगे, फिर कहते 20 आएंगे। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार का बिल्कुल भी प्रबंधन नहीं है इन विषयों पे। आज अगर हम देखें तो 46 बैंड अजमेर में, मैं अजमेर का एक जागरूक इंसान हूँ, मैं इसलिए इस बात को रखता हुआ आज आया हूँ कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि 46 बैंड से कम 400 आदमी जुड़े हुए हैं। किन्होंने फाइनेंस करा रखी मोटरसाइकिल, किन्होंने घर पे लोन ले रखा है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी विषम है कि वो अपने घर के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनको बच्चों को खिला नहीं सकता। और राज्य सरकार ने और प्रशासन ने आज तक इन बैंड वाले जो भाई है उनको कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उनकी माली हालत कैसी है, घर की स्थिति कैसी है, कभी आके किसी प्रशासन के अधिकारी ने इन पे ध्यान नहीं दिया है। इसी तरह से मैं कहता हूँ जो बैंड वालों की हालत है, और एक शादी से कम ज़्यादा नहीं तो 150 आदमियों को रोज़गार मिलता है, जिसमें बैंड होते हैं, स्टॉल वाले होते हैं, घोड़ी वाले होते हैं, लाइट वाले होते हैं, वेटर होते हैं। आज ये जो लोग हैं, इन लोगों का राज्य सरकार ने कभी इनको ध्यान नहीं दिया है, न ही इनके आर्थिक स्थिति इनकी सक्षम करी है। 1.5 साल से मेरे हिसाब से जिस तरह से निर्मल जी ने बोला है 15 से 20 दिन इनको कोई शादी विवाह में कोई रोज़गार मिला होगा, बाकी तो लगभग 14 महीने इनके बेरोज़गारी से निकले। आज जिस परिवार में 100 रुपये 50 रुपये दिन भर में अगर बाप लेके नहीं जाएगा तो वो पत्नी और वो बच्चे किस तरह से घर यापन करेंगे, मुझे आप समझाइए। मैं आप मीडिया माध्यम से, इसीलिए मेरे को निर्मल जी ने और मनोहर जी ने फ़ोन किया था कि कुंदन भैया आप आए, कारण इस विषय को आप कैसे भी करके प्रशासन के सामने रखें। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आज हकीकत में 400 आदमी अगर यहाँ पे जुड़े हुए बैंड से, तो एक परिवार के एक मुखिया के साथ में 5 जने जुड़े होते हैं, तो 2000 आदमी, वेटर, लाइट वाले, घोड़ी वाले, हलवाई के आदमी, एक शादी से कितने जने जुड़े होते हैं। कोई बात नहीं, कोविड में हम ये नहीं कहते कि आप जबरदस्ती शादी में लोगों को भेजो या इन लोगों को भेजो। अभी अब 11 आदमी में अब कभी तो हम भी देखते हैं कि पंडित जैसे आदमी पे भी हाथ उठा दिया जाता है, जिस तरह से आपने भी देखा होगा अधिकारी द्वारा। तो 11 आदमी में क्या होगा। और मैं ठीक है, अगर आप कोरोना और कोविड गाइडलाइन को राज्य सरकार अशोक गहलोत जी जिस हिसाब से लेके चल रहे कि 11 आदमी, ठीक है, वो 11 आदमी पंडित जी हो जाएंगे, 2-4 जने उनके रिश्तेदार हो जाएंगे और एक हलवाई हो जाएगा, 11 जनों का खाना बनाएगा और चला जाएगा। अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल अपने हिसाब से ये कहा, लेकिन उन्होंने अगर प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ अगर बात देखें तो भाई साहब हजारों आदमी एक शहर में बेरोजगार हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं इनको अगर वो 2000-3000 जिस तरह से कई जगह जैसे राज्य सरकार की तरफ से 1000-2000 रुपये भी किसी को मिला है, पैसे दिए उन्होंने अकाउंट में डाले, तो
तो क्यों ना इन बैंड वालों और शादी से जुड़े लोगों को भी अकाउंट लेवे, उन लोगों को चिन्हित करे और चिन्हित करके उनको अगर वो मान लीजिए ऐसे बुरे हालात में अगर वो महीने के 2-2 हज़ार 1500 रुपये 3-3 हज़ार रुपये भी अगर देते हैं तो उनकी स्थिति सुधरती है। 50 आदमी शादी में जाने के अलाउ करते हैं, 10 आदमी बैंड वालों को भी अलाउ करें, 10 आदमी 5 आदमी हलवाइयों के अलाउ करें, 5 आदमी लाइट वालों के अलाउ करें। तो इस तरह से अगर वो मैनेजमेंट करे कि भाई खाने वाले 50 आए काम करने वाले लोग 25 आए तो 75 आदमी भी हुए तो एक शादी से 25-30 जनों को भी रोजगार मिले। ये हमारा मुख्य विषय है उठाने का। मुख्यमंत्री सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला मुख्यालयों के साथ कोविड प्रबंधन पर सरकार की पीठ थपथपाई, वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार को घेरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, निकाय प्रमुखों, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायत समिति सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कोविड प्रबंधन पर स्वयं अपनी पीठ थपथपाई, साथ ही वैक्सीनेशन लक्ष्य में पिछड़ने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। राजस्थान में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 150 दिन के अंदर लगभग 21% आबादी को वैक्सीन की एक डोज तो लग ही चुकी है। इस स्पीड से बाकी रही आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए लगभग 1 साल और चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी स्वयंसेवी व अन्य संस्थाओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को वैक्सीन के प्रति फैले भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा पूरे राज्य स्तर पे एक वीसी का आयोजन किया गया। इसका मेन मकसद था कि जो वर्तमान में जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसको अवेयरनेस और उसके अंदर पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं अनावश्यक, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि टीके से हो जाएगा, किसी को लोगों को डर लगता है। तो इनके अंदर हम कैसे लोकल एनजीओज़ का इन्वॉल्वमेंट, जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट और जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम कैसे उनके द्वारा हम इनको मोटिवेट करके मैक्सिमम टीकाकरण करने के लिए, ताकि अगर कोई और वेव आए या कुछ और आए तो अगर हमारी पब्लिक वैक्सीनेटेड है तो मोर्टेलिटी मॉर्बिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी रेफरेंस के अंदर आज इस विषय का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि या जनता के नुमाइंदे से बात नहीं की। सिर्फ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के मंत्री ही अपनी बातें सुनाते रहे, अपना कोविड प्रबंधन गिनाते रहे और जहां जहां नाकाम हुए उन नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम फोड़ते रहे। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थी, उसमें केवल मात्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी, उन्होंने संबोधित किया। न तो जनता की बात सुनी, न जनता के प्रतिनिधियों की बात उन्होंने सुनी और केवल मात्र वैक्सीनेशन ड्राइव की बजाय सरकार अपना स्पष्टीकरण देती हुई नज़र आई कि किस प्रकार हम वैक्सीनेशन कर पाए, और केवल मात्र केंद्र सरकार को कोसना और केंद्र सरकार को दोषी ठहराना, ये काम वो इस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री और मुख्यमंत्री जी करते नजर आए कि राजस्थान हर चीज़ में अव्वल है, लेकिन इसके जो भी गलतियां हुई है, जो कमियां रही हैं, उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने के लिए आज से जनवरी के अंदर ही जब पैसा दे दिया गया, इन्होंने प्लांट क्यों नहीं लगाए? ऑक्सीजन की कमी के लिए भी ये केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। वैक्सीनेशन का जब तय हुआ कि 45+ से ऊपर की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार करेगी और उससे बाद की जो 18 से 44 की वैक्सीनेशन है वो राज्य सरकार को अवेलेबल करानी है, तो उसके लिए भी उन्होंने दोषी केंद्र सरकार को ठहराया और उनके द्वारा वो फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा पाने के बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने, मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन करवाया। तो इस प्रकार के निर्णय मोदी सरकार ने किए। वैक्सीनेशन के अलावा ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर जल्द से जल्द भिजवाए, पीएम केयर रिलीफ फंड के अंदर
जो कोविड डेथ हुई है उनको सबसे पहले उन्होंने क्या कहते हैं मनोबल प्रदान करने के लिए वजीफ़ा देने की बात की। लेकिन मुझे लगता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी ये केवल मात्र केंद्र सरकार को कोसने के लिए और अपने आप को अव्वल बताने के लिए की गई थी। न तो जनप्रतिनिधि की बात सुनी गई, न जनता की बात सुनी गई, केवल मात्र अपना जो विषय था वो रखा गया। नहीं तो सच्चाई सामने आ जाती कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति राजस्थान में है। और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, मीडिया ने जो सच्चाई इस पूरे वैक्सीनेशन के कारण से जो वैक्सीन ख़राब हुई उसकी सच्चाई आम जनता के सामने लेकर के आई, उसको लेकर के मुझे लगा कि उसका स्पष्टीकरण देते हुए ज़्यादा नजर आया। अलवरगेट थाना पुलिस पीड़ितों की नहीं कर रही सुनवाई, आरोपियों को संरक्षण देकर परिवादी पक्ष को नहीं दिया जा रहा न्याय। अलवरगेट थाना अंतर्गत ताला लगे मकान को जयपुर नंबर की वर्नाकार में आए 4 लड़के और एक युवती मकान का ताला तोड़कर जबरन डकैती डालने का प्रयास करते हैं। ये सारी घटना सामने रहने वाले पड़ोसी द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली जाती है और उस घर के केयरटेकर चंद्रबदाई नगर निवासी नितिन और कांता को इसकी सूचना दी जाती है। नितिन और कांता अलवरगेट थाने पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उल्टा आरोपी पक्ष पहले से ही थाने में पुलिस के साथ बैठा हुआ होता है, लेकिन परिवादी पक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा आरोप लगाते हुए चंद्रबदाई नगर निवासी नितिन और कांता मिश्रा ने बताया कि उनकी ननद गुंजन विश्वकर्मा की शादी 8 साल पहले नागपुर में हुई थी। सितंबर 2020 में अपने पति को छोड़कर वह अपनी बच्ची को लेकर अजमेर भाग आई और अलवरगेट पर अपने पिता के घर आ गई। 1 महीने रहने के बाद बच्ची को अपने पियर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जयपुर भाग गई। जयपुर भागने से 2 दिन पहले गुंजन चंद्रबदाई नगर अपनी भाभी कांता और भाई नितिन के रिटायरमेंट में शामिल होने के लिए आई थी। इस बीच उसने घर वालों की अनुपस्थिति में जब घर पर नितिन अकेले थे तो उन्हें बच्ची को टॉफ़ी दिलाने भेजा और पीछे से 7 लाख रुपए के अलमारी में रखे जेवरात चुरा लिए और फरार हो गई। 15 नवंबर को उसकी गुमशुदगी अलवरगेट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा इसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही गुमशुदगी प्रकरण में और ना ही चोरी प्रकरण में रामगंज थाना पुलिस ने। बावजूद इसके आज फिर गुंजन अपने साथ 4 लड़कों को लेकर अजमेर आई और अपने पिता के घर ताले तोड़कर डकैती डालने की कोशिश की, जिसकी शिकायत लेकर अलवरगेट थाने में पिछले 3 घंटे से बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर इसी तरह से कि मेरी ये ननद लगती है रिश्ते से, ये अपने ससुराल से भाग के आई। हमारी जानकारी में नहीं था कि ये ससुराल से हमारा नाम का बहाना लेके आई है कि हमारे घर में फंक्शन है और वहाँ पे ये झूठ बोल के वहाँ से भी गहने चुरा के आई। ये हमारी जानकारी में तब आया जब ये घर छोड़ के यहाँ से भागी है। 13 अक्टूबर को ये रात के 2 बजे अपनी बच्ची को छोड़ के अपने घर के ताले तोड़ के घर से भाग चुकी है। ये हमें सुबह पता चला जब इसके माँ बाप ने हमें इन्फॉर्म किया कि अपने किसी के साथ ये भागी है। हमारी जानकारी में हमने 15 अक्टूबर को थाने में अलवरगेट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट से हमें बाद में से ये पता चला है कि इसने वहाँ पे जयपुर में कोर्ट में इसने ये गवाही दी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने इस नाम के व्यक्ति जो इसका गिरीश कटारा नाम बताया जा रहा है मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूँ और कई सालों से हूँ। अपने पति को भी ये धोखा दे रही थी। हमारी जानकारी में ये सब नहीं था। अब पता चल रहा है हमारे घर से गहने चोरी हुए वो इसने चुराए हैं। अपने ससुराल से जो गहने चोरी करके वो भी इसके पास है। अब ये दादागिरी ये दिखा रही है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया क्यों, कौन होते हो और किस तरीके से। ऊपर हमसे ये एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी किए जा रही है। मेरे पति और मेरे देवर के खिलाफ भी कंप्लेन कर रही है कि आप लोगों के ऊपर मैं कंप्लेन करूँगी। इस तरीके से ये हमको धमका रही है। कई बार इसने हमारे पे फ़ोन भी करवा दिया, अपने किसी बॉयफ्रेंड का नाम ले लेके हमको फ़ोन करवा दिए। कोई पुलिस वाला बन के कभी फ़ोन करता है, कभी कैसे धमकाता है कि कंप्लेन वापस ले लो नहीं तो हम आप लोगों के छोड़ेंगे नहीं। और हमारे यहाँ पे भी कई लोगों ने एक बार इस तरीके से मेरे ससुर जी के ऊपर कातलाना हमला भी करवाया था। कुछ 2-3 लड़के आए थे जो उनको झीना झपटी करके इनको मारा पीटी करके भी गए, जिसकी भी हमने थाने में रिपोर्ट दी पर वो कुछ भी नहीं हुआ, उस पर भी एक्शन। कौन से थाने में? हमारी रिपोर्ट एक तो अलवरगेट थाने में है जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट है, और आज जो इसने जिस
तरीके से मकान का कब्जा किया है, कब्जा करने की, डकैती करने की, और ना जाने वहाँ से हो सकता है वहाँ पे रखा सामान भी चोरी करने की नियति से आई हो कि मैं अपना सामान चुराऊँ। इस तरीके से हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो सामान नियति की चोरी से आई हुई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, जिस तरीके से उसने पीठ पीछे ताले टूटे हैं हमारे, जबकि निगरानी में हमें दिया गया था ये मकान कि आप लोग का ना यहाँ पे, क्योंकि ताऊ ताई जी की तबीयत ख़राब रहती थी, इस वजह से वो लोग बेंगलोर गए थे अपने बच्चे के पास। अब उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी थी कि आप कभी कभार जाके घर देखते हैं। अब हमारे पास पड़ोसियों ने फ़ोन किया, पड़ोसियों ने ताऊ जी को फ़ोन किया, ताऊ जी ने हमें बताया कि इस तरीके से हो रहा है और आप जाके एक बार घर के देख के आओ। हम तब से लेके थाने के बाहर बैठे हैं, 4 बजे हो गए, लेकिन हमें एक बार भी थाने वालों ने कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना हमसे, सिर्फ उन लोगों को बुला के अंदर बिठा के रखा है कि क्या बातचीत हो रही है, हमें कोई जानकारी नहीं। रामगंज थाने में हमारी एक FIR दी हुई है जो हमने अक्टूबर में दी थी उनको, चोरी की, सोना चोरी की, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक हम उस पर भी बैठे हुए हैं कि वो कब कार्रवाई करे, कब हमें इंसाफ मिले। तो क्या मानता है कि ऐसे पुलिस से फिर काम कार्रवाई नहीं होती तो फिर लोगों हमें का विश्वास हमें जो होता है? नहीं है ना विश्वास। अगर इतना होता तो इतने समय से जो लड़की नागपुर में चोरी करके आ गई, उसकी वहाँ से उसका ससुर नागपुर से आके इतनी सारी डिटेल उनको देके गया कि ये आप उसके वीडियोस देखिए, ये उसकी सारी FIR की कॉपी देके गया है, सब कुछ देने के इतने एविडेंस दे दिए कि वो देखो इस तरीके से घोटाला करके गई है। उसने न जाने बैंक वहाँ पे जो लॉकर्स ने तोड़ा ना, जिससे लॉकर तोड़वाया उसकी एविडेंस तक उनके पास है, लॉकर टूटने के सारे फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन तो भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नागपुर वाले पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया, ना यहाँ से अलवर गेट थाना कुछ ले रहा है, ना हमारा रामगंज थाना ले रहा है। तो हम ऐसे अपराधियों का क्या करें? ये तो आदतन अपराधी होते जाएंगे। इसका मतलब कि ये कि इन्होंने एक बार चोरी कर ली, इनको कोई डर नहीं बैठा, अब 3-3 हो गया केस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आम जन तो दुखी होएगा, और जो तेज़ है वो तो सबके ऊपर ही भारी पड़ेगा। इसका लगता तो यही है हमको। सर, मेरी कज़न सिस्टर गुंजन विश्वकर्मा जो कि नागपुर रहती है, उसका ससुराल नागपुर है, वहाँ से 2020 सितंबर के अंदर वहाँ से वो भाग के आई अपनी बच्ची को लेकर अलवा गेट अपने पिताजी के घर पर। 1 महीने बाद उसने अब वहाँ से भी अपनी बेटी को छोड़ के वहाँ पर वो अपने लवर के साथ जयपुर भाग गई। भागने से 2 दिन पहले वो हमारे घर पे चंद्रवरदाई नगर पापा के रिटायरमेंट में आई थी, जिसमें से वो 8 लाख के गहने चोरी करके गई मेरी मदर के। उसके बाद वो जयपुर भाग गई उस लड़के के साथ में। आज फिर वो वापस अजमेर आई अलवा गेट अपने पिताजी के घर पे, जहाँ 4 लड़कों के साथ में, जिसने वहाँ पे ताले तोड़े और वहाँ पे डकैती करने की कोशिश करी, जिसकी वीडियो हमारे पास है। इसके बाद हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी हमारे उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया, ना चोरी की वारदात के ऊपर ना यहाँ पर। और ये नागपुर से आई थी, वहाँ पर भी चोरी करके आई थी, वहाँ की पे भी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तू मत बोल। अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी हम थाने के बाहर खड़े हैं, 2 घंटे हो गए, लेकिन हम लोगों से नहीं मिलाया जा रहा। हमको बाहर निकाल दिया थाने से। वो कार में आए थे, जो कार में आए हैं, जयपुर नंबर गाड़ी है, क्रेटा है, वरना है होंडा वरना जो बाहर खड़ी है। ये 3 जने आए थे साथ में। थाने में कौन? सची थाने के अंदर भी गुंजन विश्वकर्मा और गुंजन कटारा जो उसका बॉयफ्रेंड है वो है। कब शादी हुई थी इनकी? इसकी शादी सर 8 साल पहले हुई थी, नागपुर में ही, गंजीपेट में। संदीप विश्वकर्मा। तो फिर उसको छोड़ के ही आ गई। अब क्या चाहते हो आप? जो चोरी करी है और ये वारदात करी है, हम पुलिस इसके ऊपर कार्यवाही हो, कानूनी कार्यवाही हो। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर UPRMS ने 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया शुरू। 3 माह के बकाया DA सहित वैक्सीनेशन और निजीकरण के खिलाफ 3 दिन जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के लोको कारखाना प्रांगण में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आगाज किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री SI जैकब के नेतृत्व में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय सहित रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महामंत्री SI जैकब ने बताया कि 17 से 20 जून तक रोजाना सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से केंद्रीय कर्मचारियों को DA की किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, उसे फ्रीज कर रखा है। 3 किस्त ड्यू हो चुकी हैं, जुलाई में 4थी किस्त भी ड्यू हो जाएगी। भारत सरकार को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए।
वहीं रेल कर्मचारी विषम परिस्थितियों में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में रेलवे में कार्यरत 18 से 44 वर्ष के युवा कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा। उनके लिए आरोग्य मंत्रालय अलग से आदेश जारी कर उनका वैक्सीनेशन कराए। इसके साथ ही विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि सरकार रेलवे का निजीकरण रोके और रेल कर्मचारियों के हितार्थ कदम उठाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ बताइए, आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ 17 तारीख से 19 तारीख तक त्रिदिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसका कारण जनवरी 2020 से केंद्र कर्मचारियों का DA का किस्त घोषणा करके भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसे फ्रीज किया रखा है। अभी तक 3 किस्त ड्यू हो चुका है। जुलाई माह से 14 किस्त भी ड्यू होने वाला है। तो भारत सरकार को अपना वादा के अनुसार ही इन्होंने 3 किस्त जुलाई 2021 से देने की बात जिस टाइम फ्रीज किया था उस टाइम किया था, लेकिन आज तक इसका घोषणा करके भुगतान की कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी ओर रेल कर्मचारी बहुत विषम परिस्थिति में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम इश्यूज के बावजूद भी 18 से 44 वर्ष की उम्र के रेल कर्मचारियों को उनके विषम परिस्थिति का काम करने के बावजूद भी उनको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता नहीं दिया जा रहे। हम केंद्र सरकार के सामने इस इश्यू को कई बार लेके आया, लेकिन इसका निराकरण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। आरोग्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा नेशनल JCM से भारत सरकार का जिन मुद्दे में सहमति बन चुका है, आपस में सहमति बन चुका है, उसको लागू भी नहीं किया जा रहा। इस नीति के खिलाफ साथ साथ विनिवेश और निजीकरण की जो सरकार की नीति है, आज जो कोरोना काल में सबके सामने आ चुका है, जहां निजी संस्थाएं, निजी एजेंसियां जहां फेल हो गया, सरकारी एजेंसी, सरकारी अस्पताल, इन तमाम जो जनता के सेवा में सामने आया, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र को कमज़ोर करने की, निजी हाथों में बेचने के जो रवैया, जो नीति सरकार द्वारा लगातार आगे बढ़ाते जा रहे, इसके खिलाफ कर्मचारियों को जागरूक करने और सरकार को चेताने के उद्देश्य से हमने ये प्रदर्शन किया जाए। सर, इसमें आप ये भी बोल रहे हैं सर, टीका लगाया जा रहा है? नहीं, प्राथमिकता नहीं दिया जा रहे, वो तो स्लॉट बुकिंग के अनुसार ही टीकाकरण हो रहे। जो हमने फ्रंटलाइन वर्कर है, हमें विषम परिस्थिति में काम करना है, तो हमें अलग से रेल कर्मचारियों को टीका वैक्सीनेशन का व्यवस्था होना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। इसके तहत आज मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने कोविड नियमों का पालन करते हुए, कोविड गाइडलाइनों का पालन करते हुए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं SI जैकब, महामंत्री UPR। पार्षद फंड से 26 और सांसद मद से 20 कुल 46 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जेएलएन अस्पताल को भेंट। सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन को सौंपे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। गुरुवार को अजमेर जिले के सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा सांसद मद से खरीदे गए 20 और पार्षद फंड से स्वीकृत 25 लाख रुपए की राशि से नगर निगम द्वारा अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए गए फंड से आए 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यानी कुल 46 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन को भेंट किए गए। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 6 महीने का सांसद फंड जारी किया है, जिससे उन्होंने 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिले के लिए खरीदे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भरपूर उपलब्धता से अब कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से राहत मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड की दूसरी लहर में कईयों की जान गई है, जिसके बाद ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि की कमी को पूरा करने के लिए सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पार्षद, स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाएं और भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर मदद करते हुए इन उपकरणों के लिए सहयोग दिया। उन्होंने पूर्व में विधायक अनीता बघेल के विधायक कोटे से 25 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए घटिया क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर यथाशीघ्र दोषियों को सजा देने की मांग की है।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, जेलन हॉस्पिटल इस संभाग का प्रमुख हॉस्पिटल है, संभाग मुख्यालय है यहाँ। और गत अभी जो कोरोना दूसरी लहर आई थी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस वजह से हम सारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी ने ऑक्सीजन कंटेनर अपने MLA फंड हो चाहे MP फंड से यहाँ दिए गए हैं। और केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी आया है। और इस वजह से आज यहाँ जो 20 ऑक्सीजन कंटेनर MP फंड से यहाँ दिए गए हैं, 10 लीटर का हैं। और 24 घंटा यदि रिक्वायरमेंट हो पेशेंट को, तो 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई भरपूर मात्रा में दी जा सकती है। इससे बहुत बड़ी एक जो त्रासदी हुई, उससे बचाव के लिए कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो पहले से ही ये सारी रोकथाम और इसकी प्रबंध व्यवस्था होनी जरूरी है। इसके लिए जेलन हॉस्पिटल में आज हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, उनको हमारे विधायक उत्तर के भाई श्री वासुदेव देवनानी साहब, दक्षिण से बहन अनिता जी बघेल साहब, और हमारी पार्टी के उप महापौर और सारे पार्टी के वरिष्ठ जन यहाँ आए हैं। और हमने यहाँ इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने सुपुर्द किए हैं। दुर्भाग्य, मैं तो एक कहूँगा दुर्भाग्य है, इस तरह की त्रासदी के अंदर भी यदि कोई उसको पता है कि ये ऐसा वायरस आया जिसका अभी तोड़ 100% हम कर नहीं सकते हैं कि दावे के साथ कि ये बीमारी अब चली गई है, ऐसी स्थिति में ही यदि कोई MLA फंड से या कहीं से कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देवें और उसमें भी गड़बड़ जाला कर देवें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। चाहे कोई भी व्यक्ति है, इस तरह का कोई कार्य किया, कोई अधिकारी किया, तो ये दुर्भाग्य है। उसकी जांच होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। इस मौके पर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि पार्षद फंड से 25 लाख रुपए एकत्रित कर नगर निगम ने जेलन अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए थे, जिससे आज 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल पहुंचे हैं। इसके अलावा 20 सांसद मद से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी जेलन अस्पताल को प्राप्त हो चुके हैं। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बढ़िया क्वालिटी के 10 लीटर क्षमता के हैं, जो 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। अब कोरोना से लड़ाई लड़ने में संभाग का सबसे बड़ा जेलन अस्पताल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पूर्ण संसाधन युक्त हो गया है। अब ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में नहीं रहेगी। आज नगर निगम द्वारा जो 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए जेलन हॉस्पिटल को दिए थे, सभी पार्षदों ने उसकी घोषणा की थी, सभी पार्षदों ने इसमें सहमति व्यक्त की थी। 25 लाख रुपए हमारे द्वारा दिए गए, उससे आज 26 कंसंट्रेटर जेलन हॉस्पिटल को प्राप्त हुए हैं। 10 लीटर के ये कंसंट्रेटर है और 24 घंटे काम करने वाले हैं। साथ में सांसद महोदय के फंड से भी जो 20 कंसंट्रेटर आए हैं, ऐसे ये 46 कंसंट्रेटर हमारे अजमेर में इस कोविड महामारी से लड़ने में कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी साबित होगा। और इस लड़ाई को हम इसके आधार पर जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार की कोविड महामारी में जो सबसे बड़ी समस्या आई, वो समस्या थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी के कारण से कई हमारे प्रियजन, हमारे अजमेर के नागरिक कालकलवित हुए, कई परिवार इसके कारण उजड़ गए। इसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा जहाँ ऑक्सीजन के जो ऑटोमेटिक प्लांट लगाए, उसके साथ में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी दिए गए थे और अब लगातार जेलन हॉस्पिटल को, CSCs को, हमारे CMHO ऑफिस को, हमारे विधायक कोटे से, सांसद कोटे से और हमारे नगर निगम के पार्षदों के कोटे से ये कंसंट्रेटर दिए गए। निश्चित रूप से ये इस कोविड महामारी में बहुत उपयोगी साबित होंगे। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बघेल, डिप्टी मेयर नीरज जैन, पूर्व UIT चेयरमैन धर्मेश जैन, आनंद सिंह राजावत, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद यादव सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com, सच के साथ।